बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 5 का लेसन हमारे पेशे की रीडिंग करेंगे। जी तो बेटा, सबसे पहले हम अल्फाज के मानी पर एक नज़र डालेंगे। पहला लफ्ज़ है शाना बशाना। आप देखेंगे कि आपके सबक के आगाज़ में ख़ास अल्फाज दिए गए हैं। ख़ास अल्फाज से मुराद है कि अभी ग्रेड 5 तक भी ये अल्फाज आपके नज़रों से गुजरे होंगे, लेकिन ऐसे अल्फाज जो कि आपके लिए इस चैप्टर में न्यू हो सकते हैं, लिहाजा ऐसे मुश्किल अल्फाज के मानी हम सबक के शुरू में ही देखेंगे ताकि सबक के दौरान आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। जी तो बेटा, पहला लफ्ज़ है शाना बशाना। कंधे से कंधा मिलाकर जफाकश मेहनत करने वाले, अजनास जिन्स की जमा। ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, गन्ना, मकई, गंदम, चावल, ये मुख्तलिफ किस्म की अजनास यानी फसलें हैं। सुरखरू कामयाब, सुरखरू होना कामयाब होना। खानदा पढ़ा लिखा, और इसी तरह से खानदा का मुतजाद होगा ना खानदा, अनपढ़ जाहिल, जो पढ़ा लिखा ना हो। वाबस्ता मुंसलिक, मिली हुई, जुड़ी हुई, जैसे कहते हैं कि वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, यानी ज़राअत के पेशे से जुड़ा हुआ है। शियार, या मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, यानी उनकी बहुत सी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं। शियार, जब इसको आप बोलेंगे तो शीन के नीचे ज़ेर, शियार। तरीका, फर्ज शनास, फर्ज को पहचानने वाला। अहमद एक फर्ज शनास ऑफिसर है। फर्ज शनास, फर्ज को पहचानने वाला, यानी वफादार, जिसको आप इंग्लिश में लॉयल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे लेसन का नाम है हमारे पेशे, लिहाजा आप देख रहे हैं, आपको अपनी बुक के पेज पर ये तमाम तस्वीर नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर लगाई हैं, जिनका जिक्र आप इस सबक के दौरान पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के पेशे, जिनमें पढ़े लिखे लोगों के पेशे भी हैं और जो लोग नाखानदा हैं यानी अनपढ़ हैं, वो भी पेशे आपको दिखाए गए हैं। जी तो बेटा, ये लेसन आपके किताब के सफ़ा नंबर 66 पर है। अगर हो सकता है कि जिन बच्चों की बुक का नया एडिशन हो, उसमें सफ़ा नंबर जो है वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप अपने कंटेंट में देखकर अपना सबक जमात पंजुम का हमारे पेशे खोल के मेरे साथ रीडिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हजाम, उस्ताद, किसान और मुख्तलिफ किस्म के पेशे आप अपने सामने देख सकते हैं। इसी तरह से अगली तस्वीर में मैंने आपको यहाँ भी मुख्तलिफ पेशे जिनका इस सबक में आप जिक्र पढ़ेंगे मैंने आपको दिखाए हैं, जैसे डॉक्टर, मोची, गवाला जो कि दूध बेचता है, इसी तरह से लकड़ी का काम करने वाले को हम बढ़ई कहते हैं, रेवड़ चराने वाला, मट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं, इसी तरह से जो अद्वियात बेचता है उसको डिस्पेंसर कहते हैं, और कपड़े सीने वाले को दर्जी, और इसी तरह से जूते की मुरम्मत करने वाला या जूता बनाने वाला मोची कहलाता है। इसी तरह से ऐसी ख़वातीन जो कि गांव में रहती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो गांव में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं, उनके शाना बशाना काम करती हैं। जैसा कि आपने अभी शाना बशाना का लफ्ज़ पढ़ा, यानी उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करती हैं, यानी उनके बराबर काम करती हैं, उनके मुख्तलिफ कामों में मदद करती हैं, उनका हाथ बटाती हैं। जैसे कि जैसे आप ये देख रहे हैं, चारा इकट्ठा करना, इसी तरह से फसल की कटाई में और फसल पौधे वगैरह तोड़ने में, सब्ज़ी तोड़ने में उनकी मदद करना, जानवरों के लिए चारा काटने में जो है वो मर्दों की मदद करना। लिहाजा अब हम आगाज़ करेंगे सबक हमारे पेशे का। आपका सफ़ा नंबर 66। आज आप मेरे साथ इस सबक की बुलंद खानी यानी रीडिंग करेंगे। बुलंद खानी बेटा रीडिंग को कहते हैं। अभी तक आप रीडिंग के लफ्ज़ से ही फेमिलियर हैं, लेकिन जाहिर है उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमें मालूम होना चाहिए कि रीडिंग को उर्दू में बुलंद खानी कहते हैं। इसके अलावा अल्फाज के मानी और किताबी मश्क के साथ साथ दुरुस्त जवाब की निशानदही और सवालात के जवाबात पर एक नज़र डालेंगे।
जी तो बच्चों, आज आपको सबक हमारे पेशे की बुलंद खानी यानी रीडिंग करवाई जाएगी और दौराने बुलंद खानी आने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी और जुमलों की वजाहत भी की जाएगी। सबक का आगाज हम करते हैं। हमारे पेशे। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग करूँगी ताकि आप बच्चे अगर मेरे साथ रिपीट करके पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बेटा ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, और क्योंकि इसमें जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो उस वक़्त सम टाइम कोई बच्चा क्लास से बाहर गया होता है या किसी रीज़न की वजह से किसी दिन एब्सेंट होता है तो वो लेसन की रीडिंग नहीं कर पाता टीचर के साथ। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ना सिर्फ ये कि आप अपने जो आपको अवेलेबल टाइम होता है उसमें खोल के उसकी रीडिंग सुन सकते हैं, बल्कि आप मेरे साथ साथ उसको रिपीट करते हुए ना सिर्फ पढ़ सकते हैं, बल्कि अगर आपको ना समझ आए तो आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा उसको रिपीटेडली सुन सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अल्फाज का तलफ़ुज़ भी अच्छे से याद हो जाता है। एक और बात जो कि मैं थोड़ा सा ये लंबी हो रही है मेरी बात, लेकिन ये बात आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों ने अपने दिमाग में एक बात बिठाई हुई है कि हमने 3 सबक पढ़ने हैं, 4 सबक पढ़ने हैं या 2 नज़में हैं, बस लेसन ख़त्म करना है और सवाल जवाब जो है वो हमने मश्क इसकी हल करनी है, मश्क आनी चाहिए। और रीडिंग पे आप लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, हालांकि रीडिंग जो है वो बेस है। अगर आप बच्चों को रीडिंग आती होगी तो आप चाहे उसमें से अल्फाज के मानी पूछे जाएं, सवाल जवाब पूछे जाएं, MCQs पूछे जाएं, तो सब कुछ आपको रट्टा लगाने या याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कंसंट्रेशन से रीडिंग करेंगे तो आप उस सबक से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो खाली जगह पुर हो या दुरुस्त जवाबात की निशानदेही हो, गलत दुरुस्त हैं और सवाल जवाब हैं, अल्फाज मुतज़ाद हैं, अल्फाज मानी हैं, वाहिद जमा हैं, आप तमाम सवालात के जवाबात देने के काबिल हो जाते हैं। और दूसरा, छोटी क्लासेस में तो ऐसे चल जाएगा कि आप सबक को इग्नोर करते हुए अगर आपने रटा लगा के मश्क की हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से याद कर ली, और टीचर्स जो है वो मश्क में से पेपर बनाते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड की क्लासेस में आएंगे तो आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आपकी लेसन के ऊपर ग्रिप नहीं होगी आप पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं होंगे। लिहाजा सबसे पहले अपने लेसन की रीडिंग को यकीनी बनाएं। रीडिंग आपकी अच्छी होगी तो आपकी इमला भी अच्छी होगी, और आपकी इमला अच्छी होगी तो आपने जितनी मेहनत की होगी तभी आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं। जी तो बच्चों, आते हैं अब आज के लेसन की तरफ। सबक का नाम है हमारे पेशे। पेशे का मतलब है वो काम जो इंसान रोजी कमाने के लिए करता है। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक के फादर या हर एक के घर का कोई ना कोई मेंबर जो है वो घर की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए कोई ना कोई काम करता है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग इसी तरह से जैसे मतलब पढ़े लिखे लोग जो है कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, इसी तरह से कोई टीचर होता है, और इसी तरह से जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते कोई मेहनत मजदूरी करता है। इसी तरह से गांव के लोग जो है वो ज़्यादातर उनका पेशा ज़राअत होता है। लिहाजा हर शख्स रोज़ी कमाने के लिए कोई ना कोई काम करता है तो उसे पेशा कहते हैं। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता है। रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। जो शख्स आपसे अगर कोई पूछे कि पेशा किसे कहते हैं तो उसका जो डिटेल में जवाब है, वैसे तो इसका 1 लाइन आंसर यही है कि रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं, लेकिन इसका मुकम्मल जवाब जैसा कि बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी होती है कि 3 से 4 लाइनों का होना चाहिए, तो मुकम्मल जवाब यही होगा कि हर शख्स अपने और अपने ख़ानदान की ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई ना कोई रोज़गार, कोई ज़रिया मुआश ढूंढता है, और रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। ठीक है। जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खुलूस और दयानतदारी से काम लेता है
उसे तरक्की और इज्जत हासिल होती है। यहाँ पर अब आपने ये भी सीखा कि अपने पेशे में कि इंसान बेशक रोजी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी जो है उस मेहनत में उसका खुलूस भी शामिल होना चाहिए और दयानतदारी से भी उसे काम लेना चाहिए। चीटिंग करके काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो शख्स खुलूस, मेहनत और दयानतदारी से काम करता है उसे ही तरक्की और इज्जत मिलती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं लकड़ी का काम करने वाला, पढ़ाने के लिए ये टीचर, और ये जो इमारत में काम कर रहे हैं, इमारत को बनाने के लिए मिस्त्री और मजदूर, और इसी तरह से आप खेतों में काम करते हुए किसान को देख सकते हैं। जी तो बेटा नेक्स्ट, दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी लोगों के मुख्तलिफ पेशे हैं। यहाँ मर्दों के शाना बशाना खवातीन भी मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं। यानी जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उस्ताद हैं, डिफरेंट किस्म के पेशे हैं, हज़ारों पेशे हैं, इसी तरह से हमारे मुल्क में भी मुख्तलिफ पेशे हैं। यहाँ भी मर्दों के शाना बशाना खवातीन भी मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं। हमारे मुल्क की कमोपेश तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है। अब आपने ये लाइन याद रखनी है कि हमारे मुल्क की कितनी फीसद आबादी देहात में रहती है। जी बेटा वेरी गुड, 70%। तो कितनी शहरों में रहती है? एग्जैक्टली 30%, 30%। देही अवाम, देही का मतलब है देहात में रहने वाले अवाम, देहात में रहने वाले लोगों की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। तो वाबस्ता का भी हमने क्या मीनिंग पढ़ा? जुड़ी हुई। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जो लोग देहात में रहते हैं वो ज्यादातर खेती बाड़ी, ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी, पेशा यानी रोजी कमाने के लिए जो काम करते हैं, यानी देहात के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी का काम जो है वो रोजी कमाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए खेती बाड़ी के काम से जुड़े हुए हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं। कुछ लोग, मैं दोबारा दोहरा दूं, देहाती अवाम का मतलब है देहात में रहने वाले लोग, अक्सरियत का मतलब है ज्यादातर, ज़राअत खेती बाड़ी, पेशा का मतलब भी, और वाबस्ता जुड़े हुए। कुछ लोग अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करके रोज़ी कमाते हैं। यानी वो किसान जिनकी अपनी ज़मीनें होती हैं वो अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करना, फसलें काश्त करना यानी फसलें लगाना, और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करते हैं और इस तरह से वो अपनी रोज़ी कमाते हैं। कुछ लोग अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करके रोज़ी कमाते हैं। यानी जिनकी अपनी ज़मीनें होती हैं वो अपनी ज़मीनों पर फसलें उगाते हैं, और जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती वो दूसरों की ज़मीनों पर काम करके तो अपने गुज़र बसर करने के लिए, अपने अखराजात पूरे करने के लिए पैसा कमाते हैं, रोज़ी कमाते हैं। हमारे किसान मेहनती और जफाकश हैं। जफाकश भी मेहनत करने वाले, वो खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। हमारे किसान, यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसान खेतों में क्या क्या काम करते हैं, तो वो खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं। हल चलाना यानी पहले वो आपने देखा होगा, पहले पुराने ज़माने में, अगर आप बेटा अभी भी YouTube पे खोल के देखना चाहें तो पहले ज़माने में वो लकड़ी का एक हल बना होता था और उसके साथ वो एक ब्लेड सा लगा होता था, उसके ज़रिए जो खेतों की मिट्टी होती है उसको खोद के नरम करते थे। ठीक है, तो अब तो बहुत से जदीद तरीके आ गए हैं, ट्रैक्टर के ज़रिए और बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए ज़मीन में, खेतों में हल चला के उसकी मिट्टी को नरम किया जाता है, और जब वो मिट्टी नरम हो जाती है तो फिर उसमें बीज बोते हैं, फिर उसके बाद बीज को पानी देते हैं, और इस तरह से फिर फसलों की देखभाल करनी पड़ती है कि परिंदे उसमें से जो है वो बीज को खा ना जाएं, ख़राब ना कर दें, और बहुत मेहनत के बाद जो है उसमें फसल उगती है। ठीक है, हमारे किसान इन फसलों से ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि इनसे अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं।
ज़ाहिर है किसान बेटा जो मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाते हैं, जैसे गंदम, चावल, मकई, सब्जियां, गन्ना, इस तरह की जो भी डिफरेंट फसलें उगती हैं उनको अपनी ज़रूरत के लिए ना सिर्फ घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी एक साल की गंदम घर के लिए रख ली, चावल, इसी तरह से सब्जी ना सिर्फ अपने घर की ज़रूरत पूरी करते हैं बल्कि उसको बाज़ार में या मंडियों में बेचकर तो उससे पैसा भी कमाते हैं, जिससे वो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करते हैं। गंदम, चावल, मकई, कपास, अभी आपने पढ़ा था ना कि अजनास, तो इनको अजनास कहते हैं। ठीक है, ये तमाम अजनास की वाहिद क्या है? वेरी गुड, जिन्स। और अजनास में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? गंदम, चावल, मकई, कपास हमारे मुल्क की ऐसी अजनास हैं, ये देखें अभी लिखा हुआ है, जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं। मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं यानी बेटा खेतों से, गाँवों से जो ये चीज़ें हैं वो बसों के ज़रिए और ट्रक्स के ज़रिए और मुख्तलिफ जो भी सोर्सेज होते हैं, अगर मंडी करीब हो तो वो रेड़ों वगैरह पे लाद के तो मकामी मंडी में या जो शहर की बड़ी मंडी है वहाँ लेके जाई जाती है, जहाँ से वो कुछ अजनास तो बाहर के मुल्कों में भी ले जाई जाती हैं, जबकि गन्ना शुगर मिलों को बेच दिया जाता है, यानी जहाँ पर चीनी बनती है। देहात में फलों और फूलों के बागात भी होते हैं, ये फल और फूल भी फरोख्त किए जाते हैं। यानी देहात में फसलों के अलावा गंदम, चावल, मकई, इसके अलावा सब्जियों के अलावा फल और फूलों के बागात भी होते हैं। फल तो बेटा आपको मालूम है कि खाने के काम आते हैं, जबकि फूलों से मुख्तलिफ किस्म के बुके बनते हैं और इसके अलावा फूलों से बाज़ जो फूल हैं उनसे मुख्तलिफ किस्म की दवाएं भी तैयार होती हैं। अर्क जो है फूलों का बनाया जाता है, जैसे आपने गुलाब के अर्क के बारे में सुना होगा। इसी तरह से एक चारों जो अर्क होते हैं वो भी फूलों से जो है बनता है। चारों किस्म के अर्क को मिलाकर एक अर्क बनता है, जिससे कि पेट दर्द के लिए जो बहुत मुफीद होता है। इसी तरह से अभी आप बच्चे हैं, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, मुख्तलिफ फूलों से मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात भी तैयार होती हैं। इसी तरह से कुछ एक गुलकंद उसको बोलते हैं, वो भी फूलों से। गुल का मतलब है आपको गुल का मतलब है फूल और कंद। गुलकंद फूलों से उसमें चीनी मिक्स करके फूलों के अंदर, गुलाब के अंदर फूलों के अंदर चीनी मिक्स करके एक स्वीट बनाई जाती है। तो इस तरह से फलों से ना सिर्फ फूलों से फूल न सिर्फ बुके बनाने के काम आते हैं, बल्कि इससे मुख्तलिफ किस्म के अर्क, अद्वियात और मुख्तलिफ किस्म की जो है मीठे जो है वो खाने की चीज़ें भी बनती हैं। ये फल और फूल भी फरोख्त किए जाते हैं। देहात में रहने वाले लोग मवेशी भी पालते हैं, यानी जो लोग देहात में रहते हैं वो ना सिर्फ खेती बाड़ी का काम करते हैं बल्कि मवेशी पालते हैं। गाय, भैंसे, बकरियां, मुर्गियां, इन जानवरों में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी वगैरह शामिल है, जो उनकी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उनकी आमदनी का जरिया भी हैं। अब जाहिर है गाय, भैंस और बकरी, मुर्गी, तो इन जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं उनसे ना सिर्फ वो दूध और मक्खन, घी, अंडे वगैरह हासिल करते हैं और घर की ज़रूरियात पूरी करते हैं, बल्कि बाज़ लोग जो है वो उसको एक आमदनी का ज़रिया भी बनाते हैं। यानी ज़्यादा तादाद में बकरियां या भेड़ें, भैंसें या मुर्गियां या मुर्गियों के अंडे उनको बेच के और उन पैसों से अपने घरेलू अखराजात पूरे करते हैं। देही ख़वातीन यानी देहात में रहने वाली ख़वातीन फसलों की कटाई से लेकर मवेशियों का चारा बनाने तक बहुत से काम अपने हाथ से करती हैं। ये भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें देहात में ख़वातीन किस तरह से पौधे और जो सब्जियाँ, फसलें काटने में या पौधों की चुनाई में मर्दों का साथ दे रही हैं। इसी तरह से देहात में जो रहने वाली ख़वातीन हैं वो फसलों की कटाई से लेकर, यानी जब फसलें कटती हैं तो उस वक़्त भी वो मर्दों के शाना बशाना का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ
कि आपको अंदाज़ा हो कि इस लफ्ज़ को कैसे यूज़ किया जाता है, यानी उनके साथ मिलकर। ये लफ्ज़ आपने मोहतरमा फ़ातिमा जना के हवाले से भी पढ़ा कि उन्होंने अपने भाई यानी कायद-ए-आज़म के शाना बशाना मिलकर सियासत में उनका साथ दिया। तो इसी तरह से ये लफ्ज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि देही ख़वातीन फसलों की कटाई से लेकर मवेशियों का चारा बनाने तक बहुत से काम अपने हाथ से करती हैं, यानी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, उनके साथ मिलकर काम करती हैं, फसलें काटती हैं, मवेशियों का चारा। मैंने शुरू में दिखाया था कि वो एक मशीन पर जो है वो चारा काट रही हैं गाय, भैंसों, बकरियों के लिए। इसी तरह से इसके अलावा और बहुत से काम मर्दों के लिए खेतों में खाना लेके जाना, बहुत सारे काम अपने हाथ से करती हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और जो गांव की ख़वातीन है, देहात में रहने वाली ख़वातीन है, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटी और ज़्यादा बीमार नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो हर वक्त अपने आप को काम में मसरूफ़ रखती हैं। देहात में रहने वाले बाज़ लोग रेवड़ चराने का काम भी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया। ये देखें, भेड़ों के रेवड़, बकरियों के रेवड़ जो है इन्हें क्या कहते हैं? चरवाहा। चराने से चरवाहा, चराने, रेवड़ चराने वाला, बकरियां चराने वाला चरवाहा। गवाले देहात से दूध खरीद कर शहरों में पहुंचाते हैं। जो गवाला कहते हैं दूध बेचने वाले को, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, दूध बेचने वाले को। ये देखें, इसने मोटरसाइकिल के साइड पे मुख्तलिफ किस्म के मटके से जो है वो लगाए हुए हैं। इसमें वो देहात से दूध लेता है मुख्तलिफ लोगों से और शहरों में जाकर बेचते हैं, या देहात में जो बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पर जाकर बेचते हैं। गवाले देहात से दूध खरीदकर शहरों में पहुँचाते हैं। हजाम लोगों के बाल तराशता है। दर्जी कपड़े सीता है। बाल काटने वाले को हजाम कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया। इसी तरह से दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। इन तमाम ये लोग जो तमाम काम कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? पेशा। ये जो तमाम काम है, जैसे बकरियां चराना, फसलों की कटाई करना, रेवड़ चराना, दूध बेचना, बाल तराशना और लकड़ी चीर कर उससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाना, इमारतें बनाना, तो ये सारे काम क्या है बेटा? पेशा। वेरी गुड। इसको क्या कहेंगे? पेशा। और पेशा किसको कहते हैं? ऐसा काम जो कि रोजी कमाने के लिए किया जाए। बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। जी तो बच्चों, ये जो आज अभी तक आपने निस्फ लेसन मेरे साथ मुकम्मल किया है, सबक का आधा हिस्सा मुकम्मल किया है, इसमें से जो दुरुस्त जवाब की निशानदही जो कि आपकी मश्क में मारूजी है, सवाल नंबर 2, इसके साथ आज हम ये पढ़ेंगे। अभी आधा सबक जो आपको मैंने पढ़ाया है, इसकी आपने अच्छे से रीडिंग करनी है, क्योंकि एक साथ आप अगर पूरा लेसन पढ़ना चाहें तो आप इसकी दूसरी वीडियो खोल के उसमें से मुकम्मल लेसन की रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो ज़्यादा जो है वो एक साथ याद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लेसन की रीडिंग को 2 हिस्सों में रखा है, जहाँ पर आज हमने निस्फ सबक की बुलंद खानी यानी रीडिंग की है। उसके साथ मैं आपको सवाल नंबर 2 यानी दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए मुकम्मल करवाऊंगी। जी तो बच्चों, उम्मीद है जितना लेसन आपने मेरे साथ पढ़ा है, आप इस काबिल होंगे कि आप मेरे साथ इन सवालात के जवाब दे सकें। पहली ऑप्शन है, देही अवाम की अक्सरियत का पेशा डैश है। देही मैंने बार बार आपको समझाया कैसे, किसको कहते हैं? देहात में रहने वाली। अवाम कहते हैं आम लोग, यानी बेटा हम सब अवाम हैं, ठीक है। देही अवाम यानी देहात में रहने वाले लोगों की अक्सरियत कहते हैं ज़्यादातर लोग। देहात में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का पेशा डैश है। क्या पढ़ा आपने? वेरी गुड। उनका पेशा क्या है? तिजारत नहीं, ज़राअत, सनत, हुनरमंदी। तो बेटा देहात में रहने वाले लोग ज़्यादातर बिजनेस भी नहीं करते हैं और उनकी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं हैं, और ना ही वो मुख्तलिफ किस्म के हुनरमंदी के काम यानी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाने के काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं? उनका ज़्यादा पेशा क्या है? ज़राअत, खेती बाड़ी। जैसे कि ये आप नीचे देख भी रहे हैं, ज़राअत का मतलब है खेती बाड़ी।
तो आपने शुरू में पढ़ा कि हमारे मुल्क की तकरीबन 70% आबादी जो है वो देहात में रहती है और उनका पेशा क्या है? ज़राअत। जी तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 है खेतों में डैश काम करता है। जी बेटा, बढ़ई, कुम्हार, किसान और मोची। अब हम पहले इस पे गौर करेंगे। बढ़ई क्या काम करता है बेटा? बढ़ई जो है वो तो लकड़ी से चीजें बनाता है और खेतों में तो जाहिर है वो नहीं काम करता। इसी तरह से कुम्हार जो है वो तो मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो ये भी इसका दुरुस्त जवाब नहीं है, वो खेतों में तो नहीं बैठ के बर्तन बनाता। किसान जो है वो खेतों में काम करता है। इसी तरह से लास्ट ऑप्शन है मोची जूते बनाता है। तो लिहाजा ये तीनों ऑप्शन तो इसका जवाब नहीं है, लिहाजा दुरुस्त ऑप्शन क्या हुई? किसान। वेरी गुड। और पहले की दुरुस्त ऑप्शन है ज़राअत। उम्मीद है आप बच्चे खुद से इस काबिल होंगे कि दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकें। जी तो बेटा, जीम, रेवड़ चराने वाले को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शाबाश। रेवड़ चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। डैश दफातर और इदारों में काम करते हैं। जी बेटा, दफातर और इदारों में कौन से लोग काम करते हैं? तालीम याफ्ता अफराद करते हैं, गैर तालीम याफ्ता अफराद करते हैं, ताजर या मजदूर? ताजर तो बेटा तिजारत करता है, मजदूर जो है वो इमारतें बनाने के लिए ईंटें और सीमेंट वगैरह ढोता है। तो गैर तालीम याफ्ता जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो वो तो दफ्तरों और इदारों में काम नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि दफ्तरों में तो फाइलों का लिखने पढ़ने का काम होता है। ठीक है, तो तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग जो है वो दफातर और इदारों में काम करते हैं। एंड नेक्स्ट, कपड़ों की सिलाई करता है गवाला, बढ़ई, दर्जी, हज्जाम। ये तो बहुत आसान सी ऑप्शन है। कपड़ों की गवाला जो है वो दूध बेचने का काम करता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, हज्जाम बाल काटने का काम करता है। तो कपड़ों की सिलाई का काम कौन करता है? दर्जी। वेरी गुड, शाबाश। उम्मीद है आप बच्चों को आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बच्चों ने अच्छे से लेसन की रीडिंग करनी है और उसके बाद ये MCQs जो है वो आपने आज की बुलंद खानी के साथ ही याद कर लेने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो बच्चे आज के साथ ही मुकम्मल करना चाहते हैं वो दूसरी वीडियो को खोल के आज का लेसन मुकम्मल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी आपने अच्छे से याद करने हैं और कोशिश करें कि रोज़ का काम रोज़ करने की आदत डालें और इमला और लिखाई की खूबसूरती पर ख़ास तवज्जो दें। और रीडिंग बार बार मैं आप बच्चों को अपने लेक्चर्स के दौरान कहती हूँ कि जिस बच्चे की रीडिंग अच्छी होगी वो मुश्किल अल्फाज के मानी, सवाल जवाब और गलत दुरुस्त, खाली जगह पूरे लेसन में से किसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको अच्छे तरीके से जो है वो उसको अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा आपने अपनी इमला पर, क्योंकि आप कोई लेसन, कोई सवाल जवाब, अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादिफ, कुछ भी कितने अच्छे तरीके से क्यों ना याद करें, लेकिन अगर आपकी इमला अच्छी नहीं होगी, आपकी डिक्टेशन अच्छी नहीं होगी, आप लिखना नहीं जानते तो आपके याद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टीचर तो उसी को चेक करेगा जो कि आपने लिख के प्रेजेंट किया है। फिर उसके साथ आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से आपको सारा कुछ आता है लेकिन आपकी इमला ठीक नहीं है, आपकी इमला दुरुस्त नहीं है या आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो फिर बेटा आपकी वो मेहनत जो है उसका फल आपको पूरा नहीं मिलेगा। क्योंकि जितनी आपने मेहनत की है अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने बहुत मेहनत से अपना लेसन प्रिपेयर किया है। लिहाजा सबक याद करने के साथ साथ इमला और लिखाई की खूबसूरती पर तवज्जो भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि आपकी लर्निंग। उम्मीद है आप बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके लिए बेटा मैंने बहुत मेहनत से ये लेक्चर प्रिपेयर किए हैं, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।